हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन का, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर पूछे गए सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 18/2/2020 को 18/2/2020 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट करेंगे अच्छी तरह से। एक एक ऑप्शन को उठाकर हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सोल्व हो सकता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, टेक्निकल तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूँगा। और आपने देखा भी होगा, मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन जो है हमारे पास डीसी मोटर कंप्लीट करवाई हुई है थ्योरी पोर्शन के अंदर, और बेसिक इलेक्ट्रिकल का लगभग मैंने पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है। तो आप वो वीडियोज़ भी देखें। और हम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लगाते हैं साथ साथ में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नंबर, निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता? कौन सा हमारे पास ऐसा मापदंड होगा उसको हम मल्टीमीटर से नहीं माप सकते? कौन सा ऐसा होगा हमारे पास? अब मैंने आपको बताया था मल्टीमीटर से हम क्या नहीं माप सकते। एक तो हमारे पास पावर नहीं माप सकते। पावर हम निकाल ज़रूर सकते हैं, वोल्टेज और करंट मापने के बाद इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो पावर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पावर को नहीं माप सकते। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम मल्टीमीटर से नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे पास। ऑप्शन 3 आपको दिखाई दे रहा है। तापमान हम नहीं माप सकते। अगर पावर होता तो पावर भी हमारे पास साथ में ऑप्शन सही रहता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देख लिया अच्छी तरह से। इसी तरह से सारी क्वेश्चंस देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली धाराओं का बीजीय योग 0 होना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसे परिभाषित करता है? अब आपको पता है जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, केसीएल जो नियम होता है वो यही बोलता है, आने वाली धाराएं, कोई मतलब हमारे पास जैसे नोड है, इस नोड पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का जो मेरे पास बीजीय जो योग होगा वो क्या होता है, 0 होता है। ये बात बोली थी किरचॉफ्स करंट लॉ के अंदर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छी तरह से। काफ़ी आसान रहता है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का पूछते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्या दे रखा है मुझे, नेक्स्ट दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? अब सोल्डरिंग सामग्री है हमारे पास, जैसे कि हमने सोल्डर का रखा है, 2 धातु है हमारे पास, दोनों धातु को हमने क्या किया, जोड़ दिया, जॉइंट कर दिया सोल्डर आयरन से। ठीक है, अब क्या है, इस सोल्डरिंग को हमने हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हटाने के लिए यूज़ करेंगे डी सोल्विक। अब डी सोल्विक होता कैसे है वो हम देखते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा डी सोल्विक किस तरह से दिखाई देता है और सोल्डरिंग आयरन किस तरह से होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो विद फोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर। तो ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। सबसे पहले इसके अंदर सारे जो मेरे पास इक्विपमेंट है सोल्डरिंग के अंदर यूज़ होने वाले, सबसे पहला आपको ये दिखाई दे रहा है सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन होता है। नेक्स्ट मेरे पास ये इसका हैंडल होता है। इस सोल्डरिंग आयरन को हम क्या है इसके अंदर अच्छी तरह से रख सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, कटर है इसे मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास वायर है जिसको हम पिघलाते हैं और मेल्ट करते हैं। ये वायर हमारे पास लेड और हमारे पास जिंक से बनी होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे और क्या दे रखा है मुझे, ये मेरे पास जो आपको डिब्बी दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है वो हमारा रेजिन से लगभग हम यूज़ करते हैं, जो फ्लक्स यूज़ करते हैं वो रेजिन टाइप का। ठीक है, रेजिन टाइप का या फ्लक्साइड जो हमारे पास ये यूज़ करते हैं फ्लक्स। ये आपने देखी होगी डिब्बी। इसके अंदर क्या है, ये जो वायर है वो इसके अंदर थोड़ी सी लगाकर वायर के ऊपर फिर क्या हम सोल्डर करते हैं। तो आपने मिस्त्रीज वगैरह की दुकान के अंदर देखा होगा। और जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है वो इसके बारे में पूछा गया है। आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहा है डी सोल्विक, ये नाम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, डी सोल्विक नाम। तो ये क्या करता है, जो हम ये सोल्डरिंग करते हैं उस सोल्डरिंग को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं डी सोल्विक वायर को। अब मैं आपको वायर दिखाता हूँ किस टाइप में आपको वायर दिखती है। चलते हैं एक और फोटोज़ पर। ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, मेरी ये जो वायर है इसे बोलते हैं डी सोल्विक वायर। ठीक है,
इस वायर को हम क्या करेंगे, जहाँ से मान लीजिए हमें ये कनेक्शन हटाना है यहाँ से, इसके ऊपर रखेंगे और ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, इसको हमने गर्म कर रखा है और इसके ऊपर दबाएंगे तो ये पूरा जो मेरे पास फ्लक्स होगा, ये जो पूरी जो हमारे पास लेड होगा वो इस वायर के अंदर क्या है, अंदर समा जाएगा और इसको आसानी से हटा देगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से देख लिया भी डी सोल्विंग किस तरह से दिखाई देता है और किस तरह से इसके अंदर अलग अलग पार्ट है वो देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरियों का आप सभी को पता है, घरों के अंदर यूज़ करते हैं, गाड़ियों के अंदर यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल जो हमारे पास सिस्टम है, गाड़ियाँ वगैरह है उसके अंदर यूज़ करते हैं लेड एसिड बैटरी, जो हमारे पास एक सेकेंडरी टाइप की बैटरी होती है। सेकेंडरी मतलब द्वितीय टाइप की बैटरी होती है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, चार्जेबल होती है ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिक हीटर की हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बनी होती है। सभी को पता होगा जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं हमारे, उसकी जो हीटिंग एलिमेंट होगी, जो हमारे पास वायर होगी, वो नाइक्रोम की वायर बनी होती है। क्यों बनी होती है, क्योंकि नाइक्रोम वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसका प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा होता है नाइक्रोम वायर का। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ नाइक्रोम वायर किस टाइप में दिखाई देती है। चलते हैं फोटोज़ के ऊपर। तो ये हीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से एक जुगाड़ हीटर बना रखा है किसी दोस्त ने। उसके अंदर जो ये वायर जो यूज़ कर रखी है, ये वायर हमारी किसकी होगी, ये नाइक्रोम की वायर होती है। और बात बताता हूँ नाइक्रोम के अंदर, नाइक्रोम वायर के अंदर हमारे पास निकल और क्रोमियम से बनी होती है नाइक्रोम वायर। ये भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, निकल और क्रोमियम से बनकर इकट्ठा कर इन दोनों वायर को क्या है, हम एक वायर बनाते हैं जो कि नाइक्रोम वायर है। इन दोनों को मिश्रण से ये वायर बनती है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बताता हूँ आपको मैं, जैसे आपने प्रतिरोध देखा होगा इस तरह से, ठीक है, कलर कोडिंग वाला सिस्टम प्रतिरोध के अंदर देखा होगा। अब इस प्रतिरोध को अगर आप तोड़ कर देखोगे तो इसके अंदर एक बिल्कुल पतली वायर निकलेगी। जो पतली वायर है वो हमारे पास नाइक्रोम की ही वायर होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से कर लिया है, मैंने आपको विद फोटोज़ दिखा दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल मैं आपको बारीकी से करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे 100% बढ़िया तरह से, एकदम सही तरह से सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम क्या है, मान लीजिए आप समझ रहे हो भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम मैंने क्या करवाया है अभी, लगभग मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं और 7 मिनट लिए हैं। तो इसके अंदर क्या है, मैंने एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है। 5 क्वेश्चन के साथ साथ में हमारे पास 15 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, ये मानिए आप। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बातें भी मैं आपको साथ साथ में बताते रहता हूँ, तभी क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया मैटर होगा हमारा। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल बेस रहेगा। 2 ओम प्रतिरोध वाले पीएमएमसी एमीटर का फुल स्केल जो मेरे पास एम्पियर है, करंट है वो है 5 एम्पियर। 0.5 ओम वाले एक शंट को इसके साथ संयोजित किया जाता है। तो इसकी नई रेंज क्या होगी, हमें नई रेंज निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है नया वाला। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर आपने EMI पढ़ी है थोड़ी बहुत तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। फॉर्मूला किस बेस पे, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, RSH बराबर RM बटा में M-1। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। यहाँ पर मेरे पास जो M है वो होता है I बटा में IM। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। अब क्या है इसके अंदर, R मेरे पास RSH कहाँ है, RSH इसके अंदर दिया हुआ होगा शायद। 2 ओम वाले प्रतिरोध पर एक फुल स्केल इतना एम्पियर हमारे पास, 0.5 मान वाले शंट प्रतिरोध, ये मेरे पास 0.5 जो मान है ये मुझे शंट प्रतिरोध दे रखा है जो कि RSH प्रतिरोध है। मीटर प्रतिरोध मुझे दे रखा है 2 ओम वाले एक पीएमएमसी एमीटर का, ये मेरे पास 2 ओम दे रखा है। और M जो मैं निकालूँगा, M निकालने के लिए मुझे I और IM की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास मीटर का जो मेरे पास करंट है वो मुझे कितना दे रखा है, 5 एम्पियर मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता दी आपको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। मुझे ये करंट निकालना है, I करंट निकालना है, जो नई रेंज निकालनी है इस I करंट की। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। हमारे पास शंट प्रतिरोध कितना है 0.5, बराबर में कितना है मेरे पास मीटर प्रतिरोध है 2 बटा में M-1
1, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, इस वैल्यू यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ। m कैसे निकालूंगा, देखो m निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड में गुणा करूँगा मैं, तो 0.5 m माइनस में 0.5 बराबर में 2, ठीक है। इस 0.5 को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो मेरे पास m की वैल्यू क्या बनेगी, 2.5 बटा में क्या होगा मेरे पास 0.5, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 5। m की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 5 वैल्यू मिली है m की वैल्यू। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। अब आपको फॉर्मूला पता है, m बराबर i बटा में i हमें निकालना है। m कितना निकाल लिया, 5, i बटा में im कितना दे रखा है, हमने कितना निकाला है, im दे रखा है, सॉरी 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर हम यहाँ रखते हैं। i निकालने के लिए इसको इस साइड गुणा करेंगे तो 5 गुणा में 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास i, तो ये मेरे पास 25 मिल रहा है मुझे, तो 25 एम्पियर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ छोटा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टार क्रम में संयोजित 3 एक समान प्रतिरोध स्टार क्रम में जोड़ रखे हैं। 3 फेज वोल्टेज वाले एक स्रोत जुड़े हुए हैं जिसके अंदर हमारे पास 4000 वाट विद्युत शक्ति की खपत होती है। यदि अब प्रतिरोध को डेल्टा क्रम में संयोजित करते हैं, समान स्रोत जोड़ दिया जाता है, तो प्रति फेज व्यय होने वाली विद्युत शक्ति कितनी होगी। अब आपको पावर निकालनी है, आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर पावर निकालनी है आपको, कितनी पावर खपत होगी डेल्टा कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में इतनी दे रखी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पता है, इसका जो कॉन्सेप्ट पता है, तो वो डायरेक्ट आंसर लगा सकता है 4000, ठीक है, जो कि दिया हुआ है आपके सामने। कैसे होगा, मान लीजिए स्टार के अंदर बात करता हूँ मैं, स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है, VL बराबर मेरे पास क्या रहेगा, VL बराबर √3 VPH होता है, और जो मेरे पास IL होगा वो क्या होगा, बराबर होगा IPH के। अब मैं बोलता हूँ स्टार के अंदर पावर कितनी होगी, स्टार के अंदर पावर निकालूँ तो इन दोनों को VI गुना करता हूँ मैं पावर के अंदर, तो VL गुना में IL, इन दोनों का गुना करूँगा तो मेरे पास पावर निकलेगी स्टार के अंदर। डेल्टा की बात करते हैं हम, डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के अंदर क्या होता है मेरे पास, VL बराबर, डेल्टा की बात करें VL बराबर VPH होता है, और IL बराबर होता है √3 IPH, ये मेरे पास होता है डेल्टा के अंदर। अब डेल्टा में पावर की बात करूँ मैं तो मेरे पास क्या होगा, वही सेम होगा V और I, VL IL सेम यही मिलेगा मुझे। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, स्टार और डेल्टा के अंदर मेरे पास पावर सेम रहेगी, तभी क्या यहाँ पर 4000 मेरे पास सही बैठेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न में से किस में परिवर्तन होने पर बदल सकती है। किस से परिवर्तन होगी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, आप सभी को पता है, अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे तो उसकी चुंबकशीलता कम हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी चुंबकशीलता के बारे में। चुंबकशीलता को हम लिखते हैं म्यू से, ठीक है, इसको हम लिखते हैं म्यू से। जो मेरे पास म्यू होता है वो होता है म्यू नोट और म्यू आर, ठीक है। ये मेरे पास होता है सापेक्ष चुंबकशीलता, इसे बोलते हैं परम चुंबकशीलता। इसका मान एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि परम चुंबकशीलता का मान क्या होगा। वो होता है हमारे पास 4 पाई गुना में 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर। ये आपको याद रखना होगा, म्यू नोट की वैल्यू जिसे बोलते हैं परम चुंबकशीलता। ये मेरे पास होती है सापेक्ष चुंबकशीलता जिसका मान होता है 1 और इसकी कोई इकाई नहीं होती। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है चुंबकशीलता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। एमीटर के प्रतिरोध के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य कथन कौन सा है। यह तापमान के अनुसार बदलता रहता है, ये तो सत्य नहीं है। यह परिपथ की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, ये भी सत्य नहीं है। बहुत अधिक होता है, अगर अधिक मेरे पास प्रतिरोध होगा तो धारा तो वो मापेगा ही नहीं। एमीटर का काम क्या होता है, धारा मापने का। तो धारा कब मापेगा, वो धारा तभी मापेगा जब हमारे पास प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तभी उसके अंदर धारा फ्लो होगी और तभी धारा वो मापेगा। तो मेरे पास
इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, बहुत कम होता है। जो प्रतिरोध होता है मेरे पास एमीटर के अंदर वो कम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वोल्टमीटर के बारे में, तो वोल्टेज मतलब वोल्टमीटर के बारे में आपसे पूछे तो वोल्टमीटर के बारे में हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टमीटर के बारे में जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, ज़्यादा होता है। ज़्यादा वोल्ट प्रतिरोध होगा तो मेरे पास इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगा, सिर्फ वोल्टेज मिलेगी, तब क्या है हम वोल्टेज मापते हैं। ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इस टाइप के। जो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट। अगर सर्किट की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है वो होता है मैगर। मैगर से हम क्या देखते हैं, कंटिन्यूटी देखते हैं। अंडरग्राउंड केबल की हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लेकिन इन्होंने माना है नियॉन टेस्टर के बारे में। तो जो नियॉन टेस्टर है वो क्या काम करता है, अपने घरों के अंदर जैसे प्लस और माइनस की जो दो वायर आती है, एक फेज़ वायर एक न्यूट्रल वायर, तो हम चेक करते हैं ना फेज़ वायर के अंदर हमारे पास सप्लाई है या नहीं, तो अगर न्यूट्रल वायर के अंदर सप्लाई है या नहीं, इस तरह से चेक करने के लिए हम एक टेस्टर लगाते हैं, वो हमारे पास नियॉन टेस्टर होता है। ठीक है, उससे हम चेक करते हैं हमारे पास फेज़ या लाइव वायर है या नहीं, सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, भी अगर हमारे पास सप्लाई नहीं आएगी तो मान लीजिए हमारे पास ये भी बात सही बनती है कि हमारे पास जो सर्किट है वो आगे कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो मेन मेरे पास मैगर भी इसका ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दिल्ली मेट्रो ने माना है वो नियॉन है। इस क्वेश्चन का दोनों भी राइट आंसर हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स है हमारे पास, चुंबकीय परिपथ में होगा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, किससे उत्पन्न होगा, एमएमएफ से, मैग्नेटो मोटिव फोर्स से उत्पन्न होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब एमएमएफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, एन आई। एन मेरे पास क्या होगा, एन होता है मेरे पास टर्न्स, जो हमारे पास कुंडली होती है उनकी टर्न्स जो होती है, घुमाव जो होते हैं उनकी संख्या होती है। आई मेरे पास आप सभी को पता है, आई मेरे पास होती है धारा, जिसे बोलते हैं एम्पियर के अंदर मापा जाता है। ठीक है, ये मेरे पास एमएमएफ का फॉर्मूला बनता है एन आई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत प्रणालियों का उत्पादन वोल्टेज कितना होता है। इसके अंदर 11 kV हम उत्पादन करते हैं, जो हमारे पास जनरेशन पावर प्लांट है उसके अंदर हम 11 kV उत्पन्न करते हैं। आजकल क्या है 33 kV भी उत्पन्न करने लगे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास राइट आंसर इसका रहेगा 11 kV तक हम उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभ्रक मतलब जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण रहेगा, अभ्रक और माइका। ये हमारे पास उदाहरण रहता है विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर का, जिसके अंदर हमारे पास धारा फ्लो नहीं होती, ये होता है हमारे पास इंसुलेटर का एग्जाम्पल रहेगा। अब एक बात और बताता हूँ आपको, एक मेरे पास होता है इंसुलेटर, ठीक है, एक मेरे पास होता है कंडक्टर जिसे बोलते हैं चालक, एक मेरे पास होता है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर का तापक गुणांक क्या होता है, नेगेटिव तापक गुणांक होगा। कंडक्टर का तापक गुणांक होगा मेरे पास पॉजिटिव तापक गुणांक होगा, और सेमीकंडक्टर के अंदर भी नेगेटिव तापक गुणांक होगा। ये भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एसी मापन के लिए वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा जो है हमारे पास क्या होती है, आवृत्ति के साथ स्थिर रहनी चाहिए। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये हमने डन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबे एयर गैप युक्त एक वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाले स्टील के बल्ले जिसे रिंग बोलते हैं, 600 फेरे इसके अंदर, धारा दे रखी है 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुल एमएफ 40%, मेरे पास जो कुल एमएफ है में से 40% तो लो पथ में गुजरता है। 40 जो परसेंट है मेरे पास, वो मेरे पास आयरन जो मेरे पास पाथ है उसके अंदर गुजरता है। यह मानते हुए कि कोई क्षण लीकेज नहीं है, एयर गैप और मेरे पास लो पथ के प्रतिष्ठम जो रिलेक्टेंस है उसकी अनुपात बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, घुमाया हुआ है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम हल कर सकते हैं इसको। आपको दिया हुआ है इसके अंदर लो पथ दिया हुआ है 40%। अब सबसे पहले आपको एमएमएफ निकालना है, टोटल एमएमएफ आपको कितना है वो निकालना होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एमएमएफ का, एन आई। एन मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, 600 दे रखे हैं। आई कितना दे रखा है 2.5, तो मेरे पास टोटल एमएफ कितना निकलेगा, 25 6 कितने होते हैं मेरे पास 150 यानी कि 1500।
1500 मेरे पास टोटल एमएफ मेरा निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है मेरे पास 40% तो टोटल एमएफ का किसके अंदर जा रहा है, लो पथ के अंदर। बाकी कितना बचा, बाकी बचा है 60%, वो किसके अंदर जाएगा, वो मेरा जाएगा किसके अंदर, एयर गैप में। बिल्कुल ईजी है। अब देखते हैं हम, तो मेरे पास 1500 मेरा टोटल एमएफ था, उसका मैं 40% निकालता हूँ, 40% निकालता हूँ मैं, तो इसके अंदर ये कैंसिल करता हूँ, तो मेरे पास 15 चौके कितना होते हैं 60, यानी कि 600 मेरे पास कितना कहाँ पर आ रहा है, 600 जो मेरे पास होगा किसके अंदर, लो पथ के अंदर। ठीक है, और बचा कितना है 60%, यानी कि 1500 का मैं अगर 60% निकालता हूँ, इसको 2 से 2 कैंसिल, 15 6 90, यानी कि 900 मेरे पास किसके अंदर होगा, 900 मेरे पास क्या है, एयर गैप के अंदर होगा। तो अब इन दोनों का अनुपात मुझे देखना है। तो अनुपात देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो एयर गैप वाला सबसे पहले दिया हुआ है तो एयर गैप लिखूँगा, उसके बाद मेरे पास क्या है, लो वाला दिया हुआ है, इन दोनों को कैंसिल करूँगा, 3 9 और 3 2, 3/2 आपको दिखाई दे रहा है राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल घुमाया हुआ क्वेश्चंस दे रखा है आपको इस तरह का। ठीक है, आपको ये 1 मीटर का कहीं पर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट ये यूज़ करना है हमें। ठीक है, और परसेंटेज यूज़ करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में जो मेरे पास सिंगल फेज मोटर है, यदि स्टेटर एसी आपूर्ति से जुड़ा है, स्टेटर के अंदर हमने एसी सप्लाई दे रखी है स्टेटर के अंदर, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। जो हमें पता है सिंगल फेज जो हमारी मोटर है वो कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हम क्या कैपेसिटर वगैरह जोड़ते हैं, तो यह स्वतः घूर्णन उत्पन्न क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं करेगा स्वतः घूर्णन उत्पन्न, टॉर्क उत्पन्न नहीं करेगी मोटर ये, क्योंकि इसके अंदर हम कैपेसिटर नहीं जोड़ रखा, डायरेक्ट हमने इसको जोड़ रखा है एसी सप्लाई के साथ। तो हम क्या करेंगे इसको, या फिर हम किसी हाथ से घुमा दें, इसको बाहरी फोर्स दे दें, या फिर हम कैपेसिटर जोड़ देंगे, तो क्या ये मोटर चलने लगेगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यही रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंगल फेज प्रेरण मोटर के लिए, इंडक्शन मोटर के लिए प्रतिरोध स्प्लिट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में जो हमारे पास ऑक्सिलरी जो वाइंडिंग होती है, हमारे पास 2 वाइंडिंग है, एक तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसे स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरी मेरे पास क्या होती है, रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, जिसे मेन वाइंडिंग बोलते हैं। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो मेरे पास, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, थ्योरी के अंदर भी मैंने आपको करवाया था ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, कि हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न प्रेरकीय प्रतिघात होता है। और रनिंग वाइंडिंग की बात करेंगे, अगर रनिंग वाइंडिंग की बात करें, आपसे पूछ ले रनिंग वाइंडिंग के लिए क्या रहेगा, रनिंग वाइंडिंग के लिए मेरे पास निम्न प्रतिरोध होगा और उच्च प्रेरकीय प्रतिघात होगा। ये मेरे पास रहेगा रनिंग वाइंडिंग के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन क्या है, सेल बैटरी से बने होते हैं। क्या सेल हम बैटरी से बनाते हैं, नहीं, सेलों से बैटरी बनती है। बैटरी अर्धचालक पदार्थ है, ये भी नहीं है। बैटरी में केवल रसायन ही होते हैं, कोई सेल नहीं होता, ये बात तो गलत है, सेल से ही बनती है बैटरी। बैटरी सेलों से बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दे रखा होगा इस तरह से कुछ, ये प्लस माइनस है। ठीक है, माइनस और प्लस है एक। अब इसी तरह से मैं क्या है और इसको जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास ये बैटरी बन जाती है। अगर मैं खाली एक रखता हूँ ये प्लस माइनस, तो ये मेरे पास सेल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन्स हैं, अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली मेट्रो के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 3 फेज विद्युत आपूर्ति का सही फेज अनुक्रम क्या होगा, वो आप सभी को पता है। RYB यूज़ करते हैं हम। R मीन होता है रेड, Y मीन होता है मेरे पास येलो, और B मीन होता है मेरे पास ब्लू। ब्लैक नहीं याद करना होगा, ब्लू याद करना होगा। ठीक है, ये मेरे पास तीनों फेज अनुक्रम रहते हैं। और ब्लैक जो होता है मेरे पास वो होता है नेगेटिव वायर, जो कि हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं सिंगल फेज सप्लाई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द हेल्थ ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसकी हेल्थ हमें चेक करनी है, तो किससे हम चेक करेंगे। आप सभी को पता है डिजिटल मल्टीमीटर से हम सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसकी हेल्थ चेक कर सकते हैं, यानी कि वो सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब आपको पता है, थोड़ी सी अलग बात बताता हूँ। एमीटर हमारा किस काम आता है, करंट मापने के लिए, जो कि हमेशा किस में जोड़ते हैं, सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है। पोटेंशियोमीटर किस काम आता है हमारे पास, पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज मापने के लिए ही काम होता है, बिल्कुल लो वोल्टेज मापने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। वोल्टमीटर भी वोल्टेज मापने के लिए ही काम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वोल्टमीटर हम
पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? व्यक्ति के श्वसन की जांच करनी चाहिए कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग विधियाँ होती है, वो हम पढ़ेंगे सेफ्टीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एसी टू डीसी कन्वर्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गिव्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डीसी वोल्टेज। हमारे पास कोई एसी टू डीसी कन्वर्टर है जो उसने क्या किया, एसी से डीसी में बदल दिया, ठीक है। जो यूज़ क्या करते हैं, एसी से डीसी बदलने के लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही नाम दिखाई देगा, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। बस ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखना है एसी टू डीसी कौन बदल रहा है, रेक्टिफायर बदल रहा है, मतलब रेक्टिफिकेशन कर रहा है वो एफिशिएंसी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी श्रेणी मोटर मतलब डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? तो डीसी श्रेणी मोटर हमारी सबसे पहले यूज़ कहाँ करते हैं, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर। जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, रेलगाड़ी जो होती है लाइट से चलने वाली, उसके अंदर यूज़ करते हैं डीसी श्रेणी मोटर। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड कभी भी नहीं चला सकते। तो इसीलिए क्या रहता है, उस पर उच्च भार रहता है और उच्च गति की आवश्यकता होती है, हम वहीं पर यूज़ करेंगे। निम्न भार पर नहीं चलेगी या निम्न भार पर नहीं चलेगी, दोनों ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, उच्च भार तो ठीक है, लेकिन निम्न गति नहीं होती डीसी मोटर की, हमारे पास हाई गति होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटर में उत्तेजक जो कि बोलते हैं एक्साइटर का क्या प्रदान होता है? अल्टरनेटर में एक्साइटर करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए वाइंडिंग को हमारे पास क्या करते हैं, हम डीसी सप्लाई देते हैं। ये हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन के अंदर, जिसके अंदर हम अल्टरनेटर की बात करेंगे। में हमारे पास मेरे पास रनिंग वाइंडिंग होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं बीच वाले सोर्स के अंदर, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है? क्यू का फॉर्मूला होता है आई.टी, ठीक है। आई.टी फॉर्मूला होता है क्यू का हमारे पास, आई मतलब यानी कि करंट और टी मतलब टाइम। इस बेस पे अगर इकाई निकालेंगे तो मेरे पास क्या बनेगी, एम्पियर गुना में समय, एम्पियर गुना में सेकंड, एम्पियर गुना में सेकंड मेरे पास इकाई बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एम्पियर गुना में सेकंड इकाई नहीं दे रखी, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। वोल्ट होती है हमारी वोल्टेज की, एम्पियर होती है हमारी करंट की इकाई, वाट होती है हमारी किसकी, पावर की इकाई, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। एक और हम क्या है सेशन लगाएंगे इसी एग्ज़ाम का, ठीक है, उसमें हम इससे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। जो भी आपके माइंड में कोई भी डाउट क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, धन्यवाद।